बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता वापसी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। अब बीजेपी इसका तोड़ निकालकर सामने आई है। बीजेपी पीएम मोदी के काम और चेहरे पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रभारी और बाकी नेताओं ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में हुए काम को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उधर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बीजेपी जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर विफल करार दिया, साथ ही केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। कांग्रेस को 2023 में भी सीएम भूपेश बघेल का ही भरोसा है। हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि यह बात 1-2 दिन के अंदर औपचारिक तौर पर दिल्ली आलाकमान घोषित भी कर देगा कि कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में अब बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा चुका है कि चेहरा यहां कोई नहीं होगा, चेहरा कोई होगा नहीं। 5 साल सत्ता में थे नहीं तो काम गिना नहीं सकते। बचते हैं मोदी सरकार के काम और सरकार की विफलताएं। कितना होगा इस पर जनता को एतबार, कैसे बनेगी बीजेपी की बात, इसी पर होगी आज आपकी बात। तो बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है जनता के बीच जाने का और कांग्रेस को हराने का, जरा सुनिए बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं की जुबानी। 8 साल ऐतिहासिक विकास के, भारत के मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला, गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाला और ऐसी योजनाएं जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। आने वाले 30 तारीख को जब 8 साल पूरा होगा, गांव-गांव में जन जन में जाकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जाएंगे और मोदी जी की उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। 8 साल के कार्यक्रम को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के यदि 50 साल को हम निकालें तो 50 साल में 8 साल उसके भारी हैं। खास करके गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया, आज हम पड़ोसी राज्यों से जो संबंध की बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को लेकर के आज देख लो कि हमारे पड़ोसी राज्यों की क्या स्थिति है। बड़े बड़े देश जो आर्थिक व्यवस्था जिनकी चरमरा गई है, उसमें भारत को संभाल करके रखना मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है। और कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, कांग्रेस की कैसी काउंटर की तैयारी है, ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो आदरणीय मोदी जी की एक भी उपलब्धि नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो रेवेन्यू है, केवल उसी को अगर केंद्र सरकार दे दे तो केंद्र सरकार से हमको 1 रुपये की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के पास 32,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि पेंडिंग है। केंद्र अपने से हो करके राज्यों की मदद के लिए कौन सी राशि दी है, इसका तो कोई खुलासा करे। देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने और नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेगी। तब यह सवाल उठा था कि भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं बचा है। तो इसका जवाब पुरंदेश्वरी जी को देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पे सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं। उनके 5 साल के कामों की उपलब्धि और उनके चेहरे को लेकर ही स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आगे जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या है, आपको सवाल दिखा देते हैं। हमारे सवाल हैं, बीजेपी को मिल गई जीत की पतवार, मोदी के नाम पर होगा क्या बेड़ा पार? बीजेपी करेगी केंद्रीय योजनाओं का गुणगान, कांग्रेस ने केंद्र को बताया नाकाम। केंद्र की कितनी मदद छत्तीसगढ़ को मिल रही है, जनता तय करेगी। बीजेपी को नहीं मिला कोई चेहरा, कांग्रेस को भूपेश के काम का है आसरा। तो भूपेश बघेल का काम और नाम, छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की जंग, मोदी या भूपेश, जनता किसके संग?
सीधे रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी आपका। हमारे साथ हैं राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं राम अवतार जी आपका भी। और आज सुशांत शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले मैं आता हूं सुशांत जी आपके पास। बीजेपी के केंद्र के काम को लेकर के बीजेपी जाने का मन बना रही है और बघेल सरकार की विफलताओं को गिनाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने पूरा माहौल बनाया है, केंद्र सरकार की एक एंटी स्टेट छवि बनाने की जो कोशिश की गई है, उससे कोई नुकसान हो जाएगा आपको? ऐसा तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं है इस तरह की कोई? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की यह सरकार केंद्र की जन आकांक्षी योजनाओं के विरुद्ध व्यवस्था बनाते हमेशा दिखती है। अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार अगर जनता के स्पर्शी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास से वो क्यों वंचित है छत्तीसगढ़ की जनता? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान जैसी योजनाओं से क्यों वंचित रखा गया है छत्तीसगढ़ की जनता को? क्यों शौचालय जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित है छत्तीसगढ़ की मैतारी? आज छत्तीसगढ़ की लगभग 18 केंद्र की 18 योजनाएं, मैं बहुत साफ गोई के साथ आपके चैनल के साथ अपने साथी मित्र नितिन जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए कि ऐसी 18 योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ राशि दी जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार राज्यांश नहीं मिला पा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता उस विकास की बागडोर से वंचित है। आज सीनाजोरी करने और राजनीति करने के बजाय हम साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था में अगर सरोकार आती है और संघीय ढांचे का संतुलन बनाए रखने की बात आती है, तो कांग्रेस उसमें पीछे क्यों दिखती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। लेकिन एक विषय आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विषय आता है, तो भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व होता है, वो है कार्यकर्ता का, और वो आजीवन बना रहता है। पद हमारे यहाँ दायित्व के रूप में आते हैं और जाते रहते हैं। अगर हमारे चेहरे कोई हैं, तो वर्तमान दायित्ववान जो लोग हैं वो हमारे चेहरे हैं, और माननीय मोदी जी उस चेहरे के रूप में स्थापित है। उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है नितिन भंसाली जी, सीएम भूपेश बघेल का काम, सीएम भूपेश बघेल का नाम और चेहरा, ये आप लेकर के चल रहे हैं। आपको लगता है कि एक सीएम का चेहरा पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसे काउंटर करने के लिए काफी है, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी के केंद्र के जो काम है उसकी जो नाकामियां हैं वो गिना करके आप ये जो गैप है इसको फुलफिल कर लेंगे? देखिए, मोदी से भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी की तुलना करना मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में बैठकर मेरे लिए तो बहुत हास्यास्पद बात है। इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए, डी पुरंदेश्वरी को किसने कहा कि वो ये कहे कि मोदी चेहरा होंगे छत्तीसगढ़ में? डी बहन पुरंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी है, यहाँ पर लगातार दौरे कर रही है। उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा चुनाव में आने वाले में हमारा जो चेहरा होगा वो मोदी होंगे। तो यहाँ पर 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, जो कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री भी थे, वो इनकी नजर में चेहरा नहीं है। विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी के, वो इनकी नजर में नेता नहीं है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय उनकी नजर में नेता नहीं है। सरोज पांडे उनकी नजर में नेता नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल उनकी नजर में नेता नहीं है। उनकी नजर में नेता है तो मोदी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा। मैं बता दूं अभिलाष जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कई नेता जो है सक्रिय है और कई नेताओं ने कुर्ते सिलवा लिए। तो छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी इस भाजपा के 3 नेताओं ने कुर्ते सिलवा लिए। किस टेलर के पास योजनाओं पर भी डॉक्टर रमन सिंह सरकार अगर केंद्रांत नहीं ला पा रही है, भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको ठीक है सुशांत जी आपका सवाल लूंगा। भाई सुशांत भाई आपका सवाल मैंने नहीं बोला था। सुशांत जी बीच में मत बोलिए। सुशांत जी बीच में बोलने आवाज नहीं चलेगा। सुशांत जी आप जब अपनी बात बोल रहे थे तो मैंने सुना ना, डिबेट करने नहीं होगी। सुशांत जी आज तक अपनी बात रखना तब तो जवाब ले लेंगे सुशांत जी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आप एक बार बात करने दीजिए। आपका सवाल अच्छा है, आपका सवाल जायज है, मैं लूंगा। बात पे चर्चा, ठीक है नितिन जी। चर्चा। अरे भैया, क्या क्या वो सेमीफाइनल खेला था ना खैरागढ़ में, हार गए हो तो फाइनल से तो बाहर हो। ठीक है नितिन जी, ठीक है, लेकिन एक बड़ा जायज सवाल किया है। 18 योजनाएं केंद्र की अगर राज्य सरकार नहीं उन्हें लागू करवा पा रही है, तो ये जिम्मेदारी फिर क्या राज्य सरकार के ऊपर नहीं है? और ये इसका नुकसान जनता को नहीं हो रहा है क्या? हमारी
पूरी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? 32,000 करोड़ रुपया विलास जी छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र से लेने हैं सारी योजनाओं के और मदों के। और जहां पर 50-50 का रेशियो था, जहां पर 60-40 का रेशियो था, वहां पर 80-20 और 90 और 10 का रेशियो आ चुका है। ये क्या बात हुई? हर जगह पर, क्योंकि देखिए बहुत बुरी स्थिति में भारत में यदि कहीं भाजपा है तो छत्तीसगढ़ में, तो किस तरीके से यहाँ की सरकार को परेशान किया जाए, यहाँ के नागरिकों के हकों को छीना जाए। बातें तो बड़ी बड़ी करते, 18 योजनाएं चल रही है, 18 योजनाओं का क्रियान्वयन 18 नहीं साहब, 27 योजना चल रही है, कोई सबूत नहीं है। जो पैसा आता है उसका बराबर उपयोग होता है। राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं, फिर सुशांत जी आपके पास आऊंगा। ये जो राज्यांश और केंद्रांश की जो बात हो रही है, इसमें जो मनमानी चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी मुझे बताइए कि बीजेपी चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी तो क्या इससे उसके समीकरणों पर कितना फर्क पड़ेगा? ये बहुत गूढ़ सवाल कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर हम लोग आदि रहे, देखते रहे कि यहाँ पहले चेहरे दिख जाते हैं, पता रहता है कि किसको हम वोट कर रहे हैं, तो कौन इसका मुखिया होगा, इस पार्टी का कौन सीएम पद का दावेदार होगा। ये एक्सपेरिमेंट क्या बीजेपी की सेहत पर क्या असर डालेगा? अभिलेष जी, ये जो निर्णय भाजपा ने लिया है जी, ये एक ओहापोह में लिया गया निर्णय है। इस निर्णय के जरिए भाजपा अपनी कई नाकामियों को छुपाना चाहती है। जैसे कि उनके जो नेता हैं, जो रोज यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, यहाँ 5-5, 6-6 बार जो चुनाव जीते हैं, क्या वो चेहरे दमदार चेहरे नहीं है? क्या वो सक्रिय चेहरे नहीं है? क्या वो स्वीकार वाले चेहरे नहीं है? क्या उन चेहरों पे सहमति नहीं है? इसलिए मोदी जी का चेहरा सामने लाना पड़ा है। मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं इस देश के, इस विश्व के, परंतु उनको विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जिस अनुसार से प्रस्तुत करने की कोशिश भाजपा लगी है, उससे ये प्रयास हो रहा है कि भाजपा के भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। उन गड़बड़ियों को ढकने के लिए मोदी जी का चेहरा ही सबसे उपयुक्त है, ये मान के ये निर्णय लिया जा रहा है। कई ये बार कोशिश की गई कि सभी नेताओं को भाजपा के सक्रिय किया जाए, खासकर कार्यकर्ता, नेताओं से बड़ा कार्यकर्ता भी, उनके खुद के कार्यकर्ता भाजपा के उन बड़े नेताओं को जो चर्चित चेहरे हैं, उन चर्चित चेहरों को स्वीकार नहीं कर रहा है। उनके साथ जो तन मन के साथ, जो सक्रियता के साथ, जो समर्पण के साथ भाजपा के कार्यकर्ता को सक्रिय होना चाहिए, वो सक्रिय, वो मोदी के नाम पर सक्रिय हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसी नए नेता ला सकते हैं क्या भाजपा, या किसी पुराने नेता के नाम पर वो सक्रिय हो सकते हैं क्या? एक बड़ा सवाल है कि उनके कार्यकर्ता, उनके विचारधारा के लोग, क्या वो मोदी जी के नाम पर सक्रिय हो सकते हैं या किसी स्थानीय छत्तीसगढ़ के नेता के नाम पर सक्रिय हो सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ऊर्जावान नेताओं की, सक्रिय नेताओं की, सर्वमान्य नेताओं की कमी होने के कारण भाजपा को ऐसे निर्णय लेना पड़ा कि यहाँ पर सामूहिकता के साथ, सक्रियता के साथ भाजपा को खड़ा करने के लिए उनके एक रणनीति का यह हिस्सा है। ठीक है सर। इस रणनीति से बहुत सारे चीजें जो भाजपा के भीतर चल रही है, शायद वो छिप जाए, ना दिखे और भाजपा सक्रिय हो जाए, इसलिए ऐसे निर्णय लेना पड़ रहा है। ठीक है सुशांत जी, देखिए कांग्रेस क्या कर रही है वो तो एक दीगर बात है और उस पर बोलने का विपक्ष को पूरा हक भी है, लेकिन चेहरा कोई घोषित नहीं कर पाना, क्या लगातार एक के बाद एक उपचुनाव में जो हार मिली है वो आला कमान समझ रहा है उससे कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो हमें उपचुनाव में भी जीत दिला दे? खैरागढ़ में तो लगभग जनता को भी लग रहा था, हमको भी उस वक्त लग रहा था, जो हम दिल्ली में बैठ के दूर से देखते हैं कि बीजेपी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, वहां बहुत अच्छी फाइट होगी वहां, पर आखिर नतीजा क्या निकला? तो कहीं तो आपको भी तो अंतर झांकना होगा ना कि सिर्फ कांग्रेस गलत कर रही है ये कह देने से आप चुनाव जीत तो नहीं पा रहे हैं, कुछ तो देखना होगा। तो कहाँ कमी रह जा रही है? आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जमीनी स्तर के युवाओं से आप जुड़े रहते हैं, युवा साहब गोई रखते हैं, बताते हैं कि कहाँ कमी है हमारे अंदर, क्या लगता है आपको सुशांत जी? देखिए वास्तविकता ये है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का आप अगर अवलोकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का जो संगठनात्मक ढांचा है वो पूरे देश में अद्वितीय व्यवस्था के साथ चलने वाला संगठन है। सतत और निरंतर चलने वाला संगठन अगर कहीं पर है
तो कुशाभाऊ ठाकरे जी, लकीराम जी अग्रवाल जी और दिलीप सिंह जलोर जी जैसे नेताओं के साथ बलीराम कश्यप जी जैसे लोग जमीनी नेताओं ने एक संरचना खड़ी की छत्तीसगढ़ में, जो आज पूरे देश में एक आयाम स्थापित करती है। ठीक है। जब आप बात करते हैं चेहरों की, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक मात्र दायित्व स्थायी है, वो है कार्यकर्ता का। हमारे यहाँ पद दायित्व के रूप में आते हैं और दायित्व के रूप में वापस जाते हैं। हमारे यहाँ पूर्व होते हैं। कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि एक वंशी परिवार की चरण वंदना पर आधारित चाटुकारों को ही दायित्व मिलता रहे। अभी इनका एक चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर में इस बात की चिंता हुई कि आने वाले समय पार्टी शुक्ला जी वो कितना सदस्य बनाया था 2018 से पहले? आप लोगों ने बताओ ना। भंसाली जी आएंगे मेंबरशिप की थी भाजपा की, मैंने सुना 40 लाख सदस्य बनाए थे। मुख्यमंत्री जनता के बीच जाता हो, जो आपके सदस्य व्यवस्था की अंधेरे नगरी चौपट राजा दाऊ भूपेश बघेल और टीएस बाबा, इसी की लड़ाई को अरे अली बाबा 40 चोर बाद में दूसरे कीजिएगा। अरे अंधेरे नगरी चौपट राजा और दाऊद भूपेश बघेल और टीएस बाबा इसी लड़ाई को ठीक है। कह रहा हूँ ना, जुमले अच्छे हैं, जुमले ठीक है। अच्छा भंसाली जी मुझे ये बताइए, भंसाली जी आपको करेंगे ना, आप क्या चिंता कर रहे हैं? भंसाली जी ठीक है, और वापिस लेगी आप सुशांत जी 1 मिनट। भंसाली जी जीत लिए भाई। भंसाली जी मुझे एक चीज बताइए, भंसाली जी प्लीज, भंसाली जी भैया थोड़ा बताओ, तुमने भी आपस में मत कीजिए सर, आपस में मत कीजिए। 1 मिनट सर, भंसाली जी मेरा सवाल ले लीजिए। सुशांत जी थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दीजिए। सुशांत जी, हाँ मैं भंसाली जी आपसे एक सवाल ले रहा हूँ कि देखिए बीजेपी, भंसाली जी बीजेपी जब सत्ता में आई तो 15 सालों तक उसने सत्ता को बचाकर रखा, जो बड़ी उपलब्धि होती है। कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस इस वक्त कंफर्टेबल लग रही है। सीएम भूपेश बघेल भी बहुत पहले से बहुत ज्यादा पिछले 1-1.5 साल में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। विद इन दी पार्टी जो छोटे मोटे रेफरेंसेस थे, बड़े थे, जो भी आप कह लीजिए, वो भी सेटल हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी के साथ दूसरी पारी को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? क्योंकि देखिए बोलना आसान बात होता है, रिपीटेशन दूसरी बार और फिर तीसरी बार जो कारनामा बीजेपी ने किया था वो तो दूर का है, लेकिन दूसरी बार के लिए कितने आश्वस्त है कांग्रेस? 100% आश्वस्त है। देखिए भूपेश है तो भरोसा है, एक नारा है हमारा, हमने जो कहा है वो किया है। हम आम जनता के बीच अपने कामों को लेकर जा रहे हैं, हम हमारे कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेल मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और किस प्रकार वो आम जनों से 1 to 1 हो रहे हैं। तो हमें बिल्कुल हम हमारे काम को लेकर आश्वस्त है। और जिस प्रकार इस प्रदेश में 2018 के बाद जनता ने लगातार हमें आशीर्वाद दिया है हर चुनावों में, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं पर पूरा विश्वास है कि बम्पर मेजोरिटी के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे और आने वाले 20 सालों तक इन्हें सत्ता के भारतीय जनता पार्टी को आसपास भी नहीं आने देंगे। ठीक है, रामावतार तिवारी जी मुझे बताइए कि सीएम भूपेश बघेल को पिछली बार जो सत्ता मिली उसमें कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा है वो तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा नाराजगी जो थी बीजेपी गवर्नमेंट के से थी लोगों की, और विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस सत्ता में थी। अब कांग्रेस को अगर आना है तो अपने काम के दम पर आना होगा और ये बहुत आसान होता नहीं। तो क्या जितना बीजेपी और खासतौर से कांग्रेस जितना कंफर्टेबली चल रही है, आपको लगता है अगला इलेक्शन उतने कंफर्टेबली ये निकाल ले पाएंगे? आपको लग रहा है कि नहीं, संगठन बीजेपी का भी अब धीरे धीरे काम कर रहा है और रणनीतियां बना रहा है जो कहीं ना कहीं टक्कर तो देंगी इन्हें? तो ये छत्तीसगढ़ में भाजपा को कमजोर मानना बहुत बड़ी गलती होगी जी। लोकसभा चुनाव में ही मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़कर भाजपा ने यहाँ पर अच्छी सफलता पाई है। उसी लिए मोदी के चेहरे फिर से सामने रखकर भाजपा यहाँ रणनीतियां बना रही है और उसी दिशा में चलने की कोशिश कर रही है। इस बार का जो चुनाव है वो भूपेश बघेल के कामकाज का जनमत संग्रह होगा। उस जनमत संग्रह में इस सरकार ने क्या काम किया, जनता के हित में, जनता से कितने जुड़े रहे विधायक, जनता की समस्याओं को किस तरह हल किया उन्होंने और जनता की राय क्या है इस सरकार का प्रति, वो एक जनमत संग्रह होगा। उस जनमत संग्रह में चाहे वो आदिवासी इलाके हो, अनुसूचित जाति इलाके हो, जनजाति इलाके हो, चाहे मैदानी इलाके हो, इन इलाकों के उनके कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं, लोगों को किस तरह लग रहा है कि छत्तीसगढ़ एक सही दिशा में चल रहा है। इस संपूर्ण मामले में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा
देखिए, भूपेश बघेल जी ग्रामीण परिवेश के हैं, किसानों के बड़े शुभचिंतक हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके सरकार में आने के बाद योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं काम, जिसके बावजूद भी कई ऐसी खामियां हैं। उन खामियों को एक बड़े विपक्षी दल के नाते भाजपा लगातार उठा रही है और उसके पास अभी मौका है आगे जाने के लिए। उनके जो जिस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में मुद्दों को लेकर, केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर, और जो उनके कार्यकर्ता नाराज बैठे हैं, जो संघ है, संघ भी संतुष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की गतिविधियों से यहाँ पर संघ के जो लोग हैं, सक्रिय हैं, जो समर्पण के साथ जो जीते हैं, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट इसलिए नहीं है कि यहाँ के जो नेता हैं, राज्य स्तर के जो नेता हैं, उन नेताओं ने संघ के जो विचारधारा है, संघ को मजबूत करने का काम है, संघ के जो नीतियां हैं, उस दिशा में सरकार नहीं चला है। इसलिए जो संतुष्ट संघ भी नहीं है और सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भाजपा को ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले उसको अपने भीतर की कमजोरियों को खत्म करना होगा, फिर बाहरी लड़ाई लड़ने की दिशा में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताइए सुशांत जी, क्या वाकई में जिस पॉइंट को राम अवतार तिवारी जी उठा रहे हैं कि जब भी बीजेपी जिस भी प्रदेश में, देश में जब भी जीती है, तो उसके पीछे जो मेन इंजन, पावर इंजन रहा है, वो रहा है संघ की विचारधारा और उसका कैडर। अब संघ के कैडर से सत्ता में जब रहते हुए दूर हो गए थे तो दूर थे, सत्ता चली गई। क्या ये माना जाए कि संघम शरणम गच्छामि, अगर इस वाक्य को आत्मसात कर लिया बीजेपी के संगठन ने, तो शायद आसानी हो जाए लौट कर आने में? आज ये राम अवतार जी बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं और वहां पर बड़े भाई हैं जी। संघ की व्यवस्था में 47 संगठन अनुसांगिक काम करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और आज हमें अगर विचारों के लिए सतत काम करने की प्रेरणा और अगर कैडर की व्यवस्था के साथ कोई काम करने की प्रेरणा राष्ट्र संघ की मिलती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और उसका राजनीतिक हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नगण्य होता है। विषय आता है जब संयुक्त समन्वय के साथ बैठने की, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय भारतीय जनता पार्टी सरोकार के साथ लाती है। विषय आता भी मेरे साथी नहीं, चलिए उतना ही नगण्य होता है सुशांत जी जितना कांग्रेस कहती है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों को चुन लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली के बिना तो स्थानीय नेताओं की पूछ होती नहीं है और ऐसा संगठन में बीजेपी के संघ की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये सब दोनों ही मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस की परंपरा एक परिवार की चरण वंदना पर आधारित है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम के साथ काम करने से डरते हैं। अरे गांधी परिवार की चरण वंदना करने वाले लोगों आप क्यों डरते हैं इतना? थोड़ा ये तो बताइए। की जा सकती ये बहुत ठीक है, चलिए नितिन भंसाली जी, अरे आप चलिए, ठीक है, अंतिम सवाल ले लेता हूँ। नितिन जी 10 सेकंड बचे हैं। नितिन जी विचारधारा की बात कर रहे हैं। नितिन जी 10 सेकंड बचे हैं। नितिन जी एक बड़ा सवाल, नितिन जी एक बड़ा सवाल जनता के लिए आपके जरिए मैं ले लेता हूँ। नितिन जी आप दोनों पर्सनली इंगेज हो जाते हैं। ना नितिन जी, मेरा एक बड़ा सवाल आपके जरिए जनता के लिए मैं लेना चाहता हूँ। नितिन जी थोड़ा सा हिंट क्या आप चाहें तो बता ही सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल सीएम भूपेश बघेल को लेकर के दिल्ली में शायद उन्हें तलब कर लिया गया है और हो सकता है कि कल भेंट मुलाकात के बाद उनसे कहा जाए कि अगला चेहरा आप होंगे और ये बात आलाकमान सार्वजनिक तौर पर कुछ दिनों में जाहिर भी कर दे कि सीएम पद के लिए सीएम भूपेश बघेल का अगला चेहरा अगले साल के चुनाव के लिए वही होने जा रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी आप इस पर मुहर लगाना चाहेंगे? हालांकि आलाकमान का मामला है, लेकिन सुशील आनंद जी शुक्ला जी तो कह रहे थे, आप कह देंगे? मुझे तो आपके चैनल से पता चल रहा है, मुझे तो आपकी बातों से और आपके चैनल में जो लाइन चल रही है उससे पता चल रहा है। पूरा प्रदेश जाना जा सकते हैं, अभी भी ये लिखा जा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये तो एक संगठनात्मक चीजें है जो अभी हमारा चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर में जो पॉइंट्स आए हैं और जिन मुद्दों पर अभी पूरे देश में एक अभियान चलाया जाना है, तो इस विषय में बहुत सी समितियों का गठन भी हो रहा है। इसमें कैसे आगे फॉलो अप लिया जाना है, इस विषय में सारे नेताओं को
लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और बातें चल रही है ठीक उसी है। विषय में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, कार्यकर्ता बूथ हर स्तर पर अपने काम में जुट गई हैं। अब हम जैसे लोगों की नजर, राम अवतार तिवारी जी जैसे लोगों की नजर इसी पर है कि कौन कैसे रणनीति बनाता है और कितना एक दूसरे को मात दे पाता है। बाकी जनता ही लोकतंत्र में तय करेगी कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। हमारी कोशिश बस यही है कि लोकतंत्र जीतता रहे, बाकी सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राम अवतार जी, सुशांत शुक्ला जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।